हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल इंजरी। तो हम इसे थोड़ा डीप समझने की कोशिश करेंगे। हमें दो डेफिनेशन यहाँ दी गई है। फर्स्ट डेफिनेशन को समझने के लिए ईटियोलॉजिकल एजेंट्स हमें यहाँ फोकस करना होगा। ईटियोलॉजिकल एजेंट्स का मतलब ऐसे घटक जिनके कारण सेल इंजरी हो रही है या फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सेल इंजरी को बढ़ावा देते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि से ईटियोलॉजिकल एजेंट्स होते कौन कौन से हैं। द फर्स्ट etiological agents is hypoxia and ischemia. Hypoxia means deficiency in the amount of oxygen and ischemia means reduced blood supply. Second is physical agents, third is chemical agents and drug, fourth is microbial agents. अब हम जानेंगे कि सेल इंजरी की प्रोसेस कैसे होती है। ईटियोलॉजिकल एजेंट्स सेल के ऊपर एक तरीके का स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जो स्ट्रेस उसे फंक्शनली एंड मॉर्फोलॉजिकली इफेक्ट करता है और जिसके परिणाम स्वरूप में सेल का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। और सेकेंड डेफिनेशन इज इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर्स व्हेन स्ट्रेसेस एक्सीड द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू अडेप्ट। सेकेंड डेफिनेशन में यह दर्शाया गया है कि वेराइटी ऑफ स्ट्रेसेस सेल्स के अडेप्ट करने की क्षमता के ऊपर हावी होते हुए उसे पार करते हैं। सेल इंजरी के दो मेन प्रकार हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में इंजूरियस एजेंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, उसके निकल जाने के बाद सेल की अपनी पुरानी स्थिति में वापसी हो जाती है। सेकेंड इज़ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में इंजूरियस एजेंट सेल को कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूसली डैमेज करता है, जिसके कारण सेल का इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज होता है, जिसके बाद सेल का पुराने स्ट्रक्चर और फंक्शन में कमबैक नहीं हो पाता है। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सेल इंजरी के क्या कारण होते हैं। पहला कारण हाइपोक्सिया एंड इशेमिया। हाइपोक्सिया का मतलब डेफिशिएंसी इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। इशेमिया मीन्स रिड्यूस ब्लड सप्लाई। द सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स के हमने पिछली बार एग्जाम्पल्स देखा था, मैकेनिकल ट्रामा, थर्मल ट्रामा, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशंस एंड रैपिड चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड पॉइंट इज केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स. The examples of chemical agents and drugs are strong acids and alkalis, environmental pollutants, insecticides and pesticides, oxygen at high concentration, hypertonic glucose. Fourth point is microbial agents. The examples of microbial agents are bacteria, rickettsia, viruses, fungi, protozoa and metazoa. Fifth is immunologic causes. Immunologic causes includes hypersensitivity reactions and autoimmune diseases. सिक्स इज़ न्यूट्रिशनल डिरैजमेंट्स। न्यूट्रिशनल डिरैजमेंट अगर किसी व्यक्ति में न्यूट्रिशन की कमी है या फिर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस होते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सेल एडेप्टेशंस। इसमें आता है एट्रोपी, हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉपी, मेटाप्लेशिया एंड डिस्प्लेशिया। एट्रोपी का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पैरेनकाइमल सेल एंड हाइपरप्लेशिया का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैरेनकाइमल सेल। और उसके बाद आता है हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी यानी इंक्रीज इन द साइज ऑफ पैरेनकाइमल सेल। और उसके बाद में आता है मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया का मतलब होता है चेंज ऑफ एन एडल्ट टाइप ऑफ इपिथेलियल और मिसेनकाइमल सेल टू अनदर। एंड लास्ट है डिस्प्लेशिया। डिस्प्लेशिया का मतलब होता है डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें आता है हाइड्रोपिक चेंज, ह्यालिन चेंज, थर्ड है म्यूकॉइड और मिक्सॉइड चेंज एंड फोर्थ इज फैटी चेंज। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है इन्यूमरेट टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में आता है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। सेवेंथ क्वेश्चन में हम देखेंगे 4 फिजिकल एजेंट्स कॉजिंग सेल इंजरी। इसमें आता है मैकेनिकल ट्रामा, एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट्स एंड सेकेंड इज़ थर्मल ट्रामा जैसे कि हीट एंड कोल्ड, थर्ड इज़ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ इज़ रेडिएशंस, फिफ्थ में ये जानते हुए इसलिए डाल रहा हूँ कि आपका आइडिया इसलिए और अच्छे से क्लियर हो। फिफ्थ इज़ रैपिड चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन से केमिकल एजेंट सेल इंजरी का कारण बन सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, insecticides and pesticides and oxygen at high concentration and hypertonic glucose and salt. नाइन्थ क्वेश्चन है 4 माइक्रोबायल एजेंट्स कॉजिंग सेल इंजरी। तो इसमें सबसे पहले आता है बैक्टीरिया एंड रिकेट्सिया।
थर्ड इज़ वायरसेस, फोर्थ फंगाई, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। हमारा 10th क्वेश्चन है डिफाइन नेक्रोसिस। तो हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे। नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज द लोकलाइज एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू फॉलो लेटर बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेटेड फ्रॉम डेड सेल्स। इट इज़ इनवेरेबली अकम्पनीड बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। ये एक डेफिनेशन है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, सेल डेथ अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आपको ऊपर वाली डेफिनेशन लिखनी है, और अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आपको नीचे वाली डेफिनेशन लिखनी है। दोनों ही डेफिनेशन सेम ही है, बस ऊपर वाले में थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि नेक्रोसिस में एक्चुअल में होता क्या है। नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्रोसिस में आपको इतना ध्यान में रखना है कि नेक्रोसिस में जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फट जाती है, और उसका इंटरनल जो कंटेंट होता है, वो जो भी कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकला हुआ कंटेंट किसी भी तरीके से फंक्शनल नहीं रहता है। हमारा 11th क्वेश्चन है एपोप्टोसिस। Apoptosis is a form of coordinate and genetically programmed cell suicide in which unwanted host cells are eliminated by activation of intrinsic enzymes in a variety of physiologic and pathologic conditions. तो एपोप्टोसिस की दूसरी डेफिनेशन दी गई है, एपोप्टोसिस अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेट सेल डेथ। दोनों ही डेफिनेशन लगभग सेम है। पिछले क्वेश्चन की तरह अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिखो, और अगर 1 मार्क्स के लिए आता है तो आप नीचे वाली लिखो। यदि किसी कारण आपको ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही या फिर नहीं लर्न हो पा रही तो आप नीचे वाली भी लिख सकते हो। बस होगा ये कि 1 2 की जगह पे 1.5 या 1 मिल जाएगा। तो ये थी डेफिनेशन। और अब हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस की प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअली। अभी अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि नेक्रोसिस की प्रोसेस में क्या होता है। नेक्रोसिस की प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन रप्चर होके सेल का इंटरनल जो कंटेंट होता है वो बाहर आता है, लेकिन एपोप्टोसिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एपोप्टोसिस की प्रोसेस में सबसे पहले न्यूक्लियस और डीएनए छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाते हैं। ये जो आपको ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे ब्लेब्स कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लेब्स का फॉर्मेशन होता है, और उस ब्लेब्स के अंदर ऑर्गेनल्स के साथ साथ न्यूक्लियस और डीएनए के छोटे छोटे पीसेस भी आते हैं। और फिर उसके बाद में जो सेल होती है वो पूरी तरह से ब्रेक होके छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे नेक्रोसिस में हमने देखा था कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं रहते, बट इसमें वैसा नहीं होता। जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो फंक्शनल ही रहते हैं। 12th क्वेश्चन है 4 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। तो इसमें आता है, फर्स्ट आता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, थर्ड कैशियस नेक्रोसिस, फोर्थ फैट नेक्रोसिस एंड फिफ्थ इज फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। 13 क्वेश्चन है 4 एग्जांपल्स ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो इसमें आता है इन्फार्क्ट हार्ट, इन्फार्क्ट किडनी, इन्फार्क्ट स्प्लीन। इन्फार्क्ट इस शब्द का मतलब होता है स्लाइटली स्वॉलोवन। एंड फोर्थ इज नेक्रोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया इन ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट ब्रेन। 14 क्वेश्चन है 2 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसमें फर्स्ट है इन्फार्क्ट ब्रेन फ्रॉम हाइपोक्सिया एंड सेकंड इज एब्सेस फ्रॉम माइक्रोबायल इन्फेक्शन। 15th क्वेश्चन 2 एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजिक एपोप्टोसिस। तो फर्स्ट एग्जांपल है ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, सेकंड इज फिजियोलॉजिक इन्वोल्यूशन ऑफ सेल्स इन हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल शेडिंग, थर्ड इज सेल डिस्ट्रक्शन इन proliferating cell population, fourth loss of immature B and T cell in thymus and bone marrow.